मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हम संचार की प्रक्रिया एवं संचार के सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। एक छोटे कार्यालय में कार्य करने व कार्य कराने वाले दोनों प्रत्यक्ष रूप से अर्थात आमने सामने बैठकर निर्णय लेना, कार्य की रूपरेखा तैयार करना एवं शंका समाधान कर लेते हैं। बड़े संगठन में जहां कार्य कभी कभी राज्य, देश या विश्व स्तर पर होता है, वहां प्रत्यक्ष रूप से मिलकर निर्णय, नीति निर्धारण, शंका समाधान करना संभव नहीं हो पाता। वहां संचार की समस्या उत्पन्न होती है। संचार संप्रेषण या संदेश वहन अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कॉमन, किसी तथ्य विचार को कुछ व्यक्तियों में सामान्य बना देना। संदेश वहन, संप्रेषण व संचार पर्यायवाची शब्द हैं। संदेश वहन से आशय है विचारों का वहन, मतलब विचारों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। संप्रेषण सूचना को किसी माध्यम से प्रेषित करना व पारस्परिक समझ पैदा करने की प्रक्रिया है। संचार में वे सभी साधन व तकनीकें सम्मिलित होती हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति, संस्था अपनी बात या सूचना उन्हीं अर्थों में दूसरे व्यक्ति या संस्था तक पहुंचाते हैं। विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना जिससे कि वह जान सके, समझ सके और उस पर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही कर सके। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावों, अनुभवों, तथ्यों, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का साधन है। संचार की आवश्यक शर्त है कि इसमें संदेश का भाव नहीं बदलना चाहिए, अर्थात जिस अर्थ से इसे प्रेषित किया गया है वह अर्थ जो है सामने वाला प्राप्त करता उसी अर्थ। संचार एक सतत प्रक्रिया है और यह विचारों का विनिमय है। संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, अनुभव या तथ्यों का प्रेषण होता है। संचार में प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त सूचना को समझना और उसके पश्चात प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही संचार की सफलता को प्रदर्शित करता है। संचार प्रक्रिया के तत्व। संचार प्रक्रिया के तत्व सर्वप्रथम है प्रेषक। प्रेषक जो कि सूचना प्रेषित करने का सूत्रधार होता है। प्रेषक के विचार मन में ही सर्वप्रथम सूचना और विचार आते हैं। संदेश वह विचार या सूचना जिसे हमको प्रेषित करना है वह संदेश कहलाता है। कूट संकेतन। कूट संकेतन के अंतर्गत जब सूचना और विचारों का निर्धारण हो जाता है कि किस प्रकार की सूचना प्रेषित की जानी है, तब यह बात आती है कि प्रेषक उन सूचना को स्पष्ट वाक्यों में या संकेतों में प्रदर्शित करता है और वो संदेश जो है वो संकेत या माध्यम जो है वो संदेश के प्रेषित किए जाने संदेश के माध्यम पर भी निर्भर करते हैं। संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का माध्यम प्राचीन काल में सूचना भेजने का साधन था। डाक, तार, टेलीग्राम, टेलीफोन। वर्तमान युग जो है वो सूचना संचार क्रांति का युग है। वर्तमान में इंटरनेट की सहायता से हम सूचना को तीव्र गति से और कम समय में हजारों किलोमीटर की दूरी पर प्रेषित कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है वो सूचना को प्रेषित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्राप्तकर्ता। सूचना को प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति जिसके पास सूचना भेजी जा रही है वह प्राप्तकर्ता होता है। सूचना के प्राप्तकर्ता को ही केंद्र बिंदु में रखकर सूचना तैयार की जाती है और सूचना का प्राप्तकर्ता सूचना को ग्रहण करने के बाद उसके अर्थ को उसी अर्थ में समझे जिस उद्देश्य से प्रेषक ने भेजा था, तो संदेश वहन की यह प्रक्रिया जो है, संचार की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। अर्थ परिवर्तन, डिकोडिंग। संदेश जो भेजा गया था उसे का अर्थ समझना। अर्थ समझते समय यदि कोई भ्रम या शंका उत्पन्न हो तो उसका समाधान करना चाहिए और जिस उद्देश्य या विचार को मूल
रूप से ध्यान रख करके सूचना तैयार की गई थी, उसी उद्देश्य और उसी भाव से उस सूचना का अर्थ निकालना और तदनुसार क्रिया या प्रतिक्रिया करना। आपको उदाहरण, हम सब व्हाट्सएप चलाते हैं और व्हाट्सएप में बहुत सारे इमोजी होते हैं। अगर हम व्हाट्सएप में किसी को 2 हाथ जोड़ने वाला इमोजी भेजते हैं, तो वो जो 2 हाथ जोड़ने वाला जब हम मैसेज करते हैं, तो इसको देखने के साथ ही सामने वाला अर्थ ग्रहण कर लेता है कि हम उसे नमस्कार कर रहे हैं। या कोई हंसता हुआ स्माइलिंग इमोजी हम भेज देते हैं, तो सामने वाला उस इमोजी को देख करके अर्थ ग्रहण कर लेता है कि हम मुस्कुरा रहे हैं। प्रतिपुष्टि, संदेश पहुंचाने मात्र से ही संप्रेषण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। केवल सूचना प्राप्त हो गई और प्राप्तकर्ता को सूचना मिल गई, वहां पे हमारा संप्रेषण कार्य पूर्ण नहीं होगा। संदेश प्राप्त करने वाला सूचना को प्राप्त करने के बाद सूचना को उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में सामने वाले ने भेजा है, और उस सूचना में दिए गए निर्देश या जो भी कार्रवाई उसके अनुरूप वह प्रतिक्रिया करे। प्रेषक को प्रतिपुष्टि से संप्रेषण, अगर प्रेषक को प्रतिपुष्टि दी जाएगी तो प्रेषक यह समझ पाएगा कि संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। यदि संचार प्रक्रिया में प्रेषक के द्वारा भेजी गई सूचना और प्राप्तकर्ता के द्वारा समझे गए अर्थ में यदि कहीं कोई त्रुटि या कोई भ्रम की स्थिति होगी, तो प्रेषक पुनः नई सूचना प्रेषित करके उस त्रुटि को सुधार सकता है। संचार प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि देना अनिवार्य अपरिहार्य। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की विधि। संचार की विधि को मैं प्रथम शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत 2 संप्रेषण आते हैं, मौखिक और लिखित संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण ऐसा संप्रेषण जहां शब्दों या भाषा का प्रयोग किया जाता है और शब्द और भाषा के माध्यम से अपनी सूचना जो है वो प्राप्तकर्ता को प्रेषित की जाती है, वह शाब्दिक संप्रेषण है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी भाषा होती है। विभिन्न प्राणी तो केवल अपनी ध्वनि और संकेतों पर ही निर्भर रहते हैं। मौखिक संप्रेषण, जब कोई सूचना मुख से उच्चारण करके प्रेषित की जाती है तो वो मौखिक संप्रेषण कहलाता है। हम बातचीत करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक संप्रेषण में प्रत्यक्ष रूप से भी सूचना प्रेषित की जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी सूचना प्रेषित की जाती है, टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। मौखिक संप्रेषण के द्वारा सूचना शीघ्र ही प्रेषित की जा सकती है और यदि सूचना प्राप्त करने वाले को समझने में कहीं कोई संशय या शंका हो रही है तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। मौखिक संप्रेषण के उदाहरण हैं प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर चर्चा करना, टेलीफोन पर चर्चा करना, रेडियो द्वारा सूचना प्रेषित करना, टेप रिकॉर्ड, साक्षात्कार, सामूहिक चर्चा, सभा, सम्मेलन और भाषण। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि महामारी कोरोना के चलते शासन ने जो है विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग करके जो है लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण ऐसा संप्रेषण जहां किसी भाषा का प्रयोग कर लिपि के माध्यम से सूचना को लिपिबद्ध किया जाता है, अर्थात लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लिखित, हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो लिखित संप्रेषण का ही उदाहरण है। पुस्तकों में जो सूचना हमको प्राप्त होती है वो हम ग्रहण करते हैं और उसका अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। लिखित संप्रेषण के उदाहरण हैं पत्र, पत्रिका, पुस्तकें, पॉम्पलेट, समाचार पत्र, बुलेटिन। अगर एक शिक्षक कक्षा में भाषण दे रहा, व्याख्यान दे रहा है और व्याख्यान द्वारा विषय वस्तु को समझा रहा है तो यह मौखिक संप्रेषण का उदाहरण हुआ। लेकिन वही शिक्षक यदि उस व्याख्यान के साथ साथ अपने द्वारा दिए गए व्याख्यान के प्रमुख बिंदुओं को श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर अंकित करते जा रहा है तो यह लिखित संप्रेषण का उदाहरण हुआ। वह लिखित और मौखिक
दोनों संप्रेषण का प्रयोग कर रहा है। संप्रेषण की विधि में अगला है अशाब्दिक संप्रेषण। ऐसा संप्रेषण जहां संदेश को शब्द या भाषा के अलावा शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, चिन्ह, संकेत, लक्षण और सूचित चिन्हों के द्वारा सूचना प्रेषित की जाती है, वह है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में दृश्य संकेत भाषा। दृश्य संकेत भाषा, दृश्य मतलब आंखों से देखना, आंखों से देख करके उस संकेत के माध्यम से अगर हम कोई सूचना ग्रहण करते हैं तो वो दृश्य संकेत भाषा होती है। जैसे कि कोई चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, कार्टून, या जब आप जाते हैं रोड पर, सड़क पर जाते हैं तो यातायात विभाग के द्वारा बहुत सारे चिन्ह लगे होते हैं, आगे गति अवरोधक है, एरो के चिन्ह लगे होते हैं। ये सब दृश्य संकेत भाषा के उदाहरण हैं। श्रव्य संकेत भाषा। श्रव्य संकेत भाषा जहाँ पे हम सुन करके, किसी ध्वनि को सुन करके हम उस ध्वनि के माध्यम से प्रेषित सूचना जो है वो हम प्राप्त करते हैं। अगर हमारे टेलीफोन की रिंगटोन बजती है और वो कहीं भी पड़ा हो, उस रिंगटोन को सुनने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि हमारा फ़ोन बज रहा है, कोई कॉल आया है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल की बेल जब बजती है तो उस बेल के बजने से, एक बार बजने से, दो बार बजने से, या पूरी छुट्टी के समय जब वो बेल बजती है तो उस बेल के बजते ही बच्चे ये समझ जाते हैं कि अब छुट्टी हो गई है। तो यह जो है श्रव्य संकेत भाषा का उदाहरण हुआ। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत दैहिक भाषा भी आती है, बॉडी लैंग्वेज। एक व्यक्ति अपने शरीर के हाव भाव, अपने चेहरों की भाव भंगिमा और तो और अपनी आँखों के खोलने बंद करने, इन सब के माध्यम से भी संदेश प्रेषित कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी कार्यालय विलंब से पहुंच रहा है और कार्यालय विलंब से पहुंचने पर जब वो अपने अधिकारी के पास जाता है और उसके अधिकारी के द्वारा उसको घूर करके देख लिया जाता है, बोलता कुछ नहीं है उसका अधिकारी, केवल सिर्फ उस कर्मचारी को घूर करके देख लेता है, तो वो कर्मचारी यह समझ जाता है कि हमारे अधिकारी मेरे विलंब से आने से नाराज हो गए हैं। अगर आपसे कोई चीज पूछी जाए कि क्या आपको पेन चाहिए और आपको पेन चाहिए है, आप बिना कुछ बोले अपना सिर सकारात्मक रूप से हाँ के लिए हिला देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ इसे पेन चाहिए। तो हाँ या नहीं के रूप में सिर को हिलाना। हम अगर किसी को दोनों हाथ जोड़ देते हैं बगैर कुछ बोले, सामने वाला समझ जाता है कि हम उसे नमस्कार कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का तीव्र गति से चलना, घूर के देखना, मुस्कुराना, गुस्से से देखना, ये सब अशाब्दिक संप्रेषण के ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से संचार के प्रभावी सिद्धांत। सर्वप्रथम है संक्षिप्तता। हम जो सूचना प्रेषित कर रहे हैं वह सूचना संक्षिप्त हो, उस सूचना में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न किया जाए और केवल मुख्य विषय पर ही फोकस किया जाए, मुख्य विषय पर ही चर्चा की जाए। मुख्य विषय पर चर्चा करने से अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और प्राप्तकर्ता को सूचना समझने में सरलता होगी। साथ ही साथ हमारे संचार में आने वाली लागत भी कम आएगी। दूसरा पॉइंट है अर्थपूर्णता। अर्थपूर्णता, हम जो संप्रेषण कर रहे हैं वह उद्देश्य परक होना चाहिए और उसमें एक अर्थ निहित होता है। किसी विशेष उद्देश्य से हम उस सूचना को प्रेषित करते हैं, तो हम जिस उद्देश्य से उस संचार को प्रेषित कर रहे हैं उसका वही अर्थ जो है उस सूचना में प्राप्तकर्ता को प्राप्त करे और प्राप्तकर्ता उससे वही अर्थ समझ सके। यह हमारा उद्देश्य, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट एवं सही, जो हम सूचना भेज रहे हैं उस सूचना की हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ में आ जाए ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए। क्योंकि संचार की प्रक्रिया प्राप्तकर्ता को ध्यान में रख करके की जाती है। यदि हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई सूचना भेज रहे हैं और वह जो सूचना हम भेज रहे हैं वो अंग्रेजी में दी जा रही हो, तो वहाँ के अधिकांश लोगों को वो सूचना समझ में नहीं आएगी। तो अगर
हम सूचना जब प्रेषित कर रहे हैं तो हम प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर उस सूचना को हम तैयार करें और उनके अनुरूप वहाँ की भाषा शैली हो ताकि वो उस सूचना को समझ सकें। शिष्टता, सूचना जो संदेश भेजा जा रहा है उसके लिए शिष्ट और शालीन भाषा का प्रयोग किया जाए। शिष्ट और शालीन भाषा का प्रयोग करने से संप्रेषक और प्राप्तकर्ता इनके बीच में जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण होगा। वैचारिक लक्ष्य, प्राप्तकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सूचना प्राप्त करने के बाद उस अनुसार सूचना के अनुसार जो है वो प्रतिक्रिया व्यक्त करे। अतः संचार सदैव प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए और जब भी हम संचार कर रहे हों तो हमें हमेशा प्राप्त करने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं, समूह जो है, उन समूह की भावना और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही सूचना प्रेषित की जानी चाहिए। पूर्णता, संदेश की विषय सामग्री सदैव पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण सामग्री या अपूर्ण सूचना कभी भी नहीं प्रेषित की जानी चाहिए। अपूर्ण सूचना प्रेषित करने से जटिलता उत्पन्न हो जाएगी और संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतः संदेह से बचने के लिए जो भी हम विचार है उन विचार के उस सभी पक्षों पर विचार कर फिर सूचना जो है वो तैयार की जाए और फिर प्रेषित किया जाए। निरंतरता, निरंतरता दोनों पक्षों के मध्य निर्बाध गति से संचार कार्य होता रहे। दोनों पक्ष, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। संचार जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और एक चक्रीय प्रक्रिया है। प्रेषक सूचना को संचार माध्यम कूट में परिवर्तन करके माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजता है। प्राप्तकर्ता उस सूचना का अर्थ ग्रहण करता है और अर्थ ग्रहण करने के बाद वह प्रतिपुष्टि वापस प्रेषक को भेजता है और प्रेषक पुनः यदि कोई सुधार या कुछ और आगे अग्रिम कार्रवाई करना हो तो वह फिर जो है वो पुनः सूचना प्रेषित करता है। इस प्रकार यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर विचारों के आदान प्रदान का लाभ जो है वो प्रेषक और प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है। कभी कभी आवश्यकता होने पर जो है वो पुनर्विचार भी किया जा सकता है। इसलिए निरंतर दोनों पक्षों के मध्य संचार कार्य होते रहना चाहिए। उपयुक्तता, जो हम संदेश भेज रहे हैं तो जो संचार का हमारा माध्यम है वो उपयुक्त होना चाहिए। माध्यम की उपयुक्तता कई बार परिस्थितियों और प्राप्तकर्ता को दृष्टिगत रखकर की जाती है। अगर मुझे यूएसए कोई सूचना भेजनी है और मैं उसे पोस्ट के द्वारा भेजूंगी तो उससे अच्छा है कि मैं उस सूचना को ईमेल कर दूं। लेकिन यदि मुझे कटे कल्याण में कोई सूचना भेजनी है तो हो सकता है कि वहाँ पे जिसे मुझे सूचना भेजना है वो व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग ना करता हो, ईमेल नहीं जानता हो, तो वहाँ पर मैं दूरभाष पर या डाक के द्वारा सूचना प्रेषित करूँगी। तो यह जो सूचना प्रेषित करना है वो किस माध्यम से प्रेषित की जाएगी, वो माध्यम परिस्थितियों के और प्राप्तकर्ता के आधार पर उपयुक्त होना चाहिए। वर्तमान में जो कोरोना के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को ध्यान रखकर साक्षर, निरक्षर, ग्रामीण और शहरी सभी जनता को ध्यान में रखकर अलग अलग माध्यमों से, कार्टून के माध्यम से, सूचना के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा रही है ताकि लोग जागरूक हो सकें। मितव्ययी, जो सूचना हम प्रेषित कर रहे हैं, संचार का माध्यम जो सूचना हम प्रेषित कर रहे हैं तो संप्रेषण माध्यम ऐसा हो कि हमारी जो खर्चे हैं वो कम से कम आए, कम से कम समय में। मितव्ययी केवल धन के दृष्टिकोण से नहीं, मितव्ययी समय के दृष्टिकोण से कम समय में सूचना पहुंच जाए, कम लागत पर सूचना पहुंच जाए। लोचशीलता का सिद्धांत, सूचना ऐसी प्रक्रिया ऐसी हो कि अगर आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। आज हम संचार के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, अपने संचार कौशल को प्रभावी बनाकर आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं और
जब भी आप संचार का कार्य करें, कोई सूचना प्रेषित करें, तो इन सिद्धांतों का ध्यान रखें और इन सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए आप संप्रेषण का कार्य करें। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।